अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, हम हर्पीज़ वायरस डिस्कस कर रहे थे। हमने वायरोलॉजी स्टार्ट की थी और हर्पीज़ वायरस के अंदर अब जो है ना फर्दर उसको क्लासिफाई किया हुआ है इनटू अल्फ़ा हर्पीज़, बीटा हर्पीज़ एंड गैमा हर्पीज़ वायरसेस। ठीक है, यहाँ पे हम थे। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सब डिवीज़न ऑफ हर्पीज़ वायरस। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 क्लासेस आती हैं। सबसे पहले अल्फ़ा हर्पीज़ वायरस आता है, बीटा हर्पीज़ वायरस आता है, देन गैमा हर्पीज़ वायरस आता है। ठीक है, सबसे पहले अल्फ़ा हर्पीज़ वायरस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास हर्पीज़ सिम्प्लेक्स 1 एंड 2 एंड देन वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस, ये दोनों जो है ना ये आपके अल्फ़ा हर्पीज़ वायरस में आते हैं। और ये इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना न्यूरॉन्स के, उनको इन्फेक्ट करना होता है। ठीक है, तो उनको इन्फेक्ट करेंगे और जो है ना फिर इसमें मैं आगे जब इनकी मज़ीद जो है वो डिस्कशन करेंगे तो बाकी इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे कौन क्या क्या करवाता है। देन हम बीटा पे आते हैं। बीटा वाले जो हैं वो हमारे साइटोमेगालो वायरस और हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 6 हैं। ठीक है, ये दोनों होते हैं आपके बीटा हर्पीज़ वायरस। इन्होंने क्या करना है, ये इन्फेक्ट भी करते हैं और लेटेंट स्टेज में भी जाते हैं इन वेरियस टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे ये लेटेंट हो जाते हैं और री इन्फेक्शन भी करवा सकते हैं जब इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं गैमा हर्पीज़ वायरस। गैमा हर्पीज़ वायरस में हमारे पास एप्स्टेन बार वायरस आता है और ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 8 आता है। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अफेक्ट करना है और बिकम लेटेंट इन लिम्फॉइड सेल। इन्होंने लिम्फॉइड सेल को अफेक्ट करना है और उसी में जाके सो जाना है, लेटेंट हो जाना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैं मज़ीद डिस्कस करने जा रही हूँ जो हमारी अब का न्यू वायरस है, जो है वो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड 2, हम इनकी दोनों की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने कंपैरिजन में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है ना क्या कहते हैं, इनकी लैब डायग्नोसिस दोनों की सेम है। और दूसरे नंबर पे इनकी जो फ़ीचर्स है ना वो एक तो ये कि सिम्प्लेक्स 1 जो है ना वो एक्चुअली आपके अपर मतलब फेस वगैरह, जंजाइवा, लेबियालिस, मुंह और ये सारी चीज़ें जो है ना इनको अफेक्ट करता है, मेनली फेस को अफेक्ट करता है। जबकि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो है ना मेनली जेनिटल पोर्शंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है और जेनिटल एरियाज़ को अफेक्ट करता है। उसके अलावा जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स 1 था वो सलाइवा के ज़रिए स्प्रेड कर रहा था। ठीक है, और हैं दोनों हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस। सबसे पहले हम डिजीज़ेस इनकी डिस्कस कर लें। सबसे पहले सिम्प्लेक्स वायरस 1 पढ़ाती हूँ, देन 2 पढ़ते हैं, देन इनके हम मज़ीद जो है वो डिटेल्स पढ़ेंगे जो लैब डायग्नोसिस दोनों की सेम है। अच्छा, सबसे पहले सिम्प्लेक्स 1 की बात करने जा रहे हैं। सिम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है आपके पास, सिम्प्लेक्स 1 में डिजीज़ेस सबसे पहले इसमें कौन कौन सी डिजीज़ करवाता है, इसमें जंजाइवो स्टोमाटाइटिस करवाता है, ये हर्पीज़ लेबियालिस करवाता है, केराटोकंजक्टिवाइटिस और एनसेफेलाइटिस, ये हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे करवाता है। ट्रांसमिशन इसके सलाइवा के थ्रू होती है और मेनली इन्वॉल्व किसे करता है, आपके फेस को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद आती है इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि आपकी स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों में ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करके इसने माइग्रेट कर जाना है अप द न्यूरॉन बाय रिट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो। होता क्या है कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड के एक्सॉन्स आपकी बॉडी की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, जो सप्लाई नर्व सप्लाई दे रहे होते हैं। अच्छा, जब ये उस जगह पे अफेक्ट कर रहा होगा ना स्किन के किसी पार्ट को, तो उस जगह को जो न्यूरॉन की सप्लाई जा रही है उसके ज़रिए एक्सॉन के फ्लो जो होता है टुवार्ड द सेल बॉडी होता है ना, तो सॉरी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी होता है, तो उसमें ये क्या बताया हुआ उन्होंने कहा कि उसके ज़रिए रेट्रो एक्सोनल एक फ़्लो होता है जो रिट्रोग्रेड जाता है ना, एक्सोन से फ़्लो वापस जा रहा होता है। तो वो रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ़्लो के ज़रिए ये क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं न्यूरॉन्स के अंदर और न्यूरॉन से होते होते ये कहाँ तक पहुँच जाते हैं, गैंग्लिया तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, इन्होंने लेटेंट कहाँ होना है, गैंग्लिया में जाके लेटेंट होना है और लेटेंट हो जाएंगे ये सेंसरी गैंग्लिया में लेटेंट होंगे। जो आपका सिम्प्लेक्स 1 है वो किस सेंसरी गैंग्लिया में लेटेंट होगा, वो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में जाके लेटेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग लेटेंसी जब ये लेटेंट होता है, वायरल डीएनए जो होता है ना वो आपके गैंग्लिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वायरल डीएनए उसमें लोकेटेड होता है। उसके बाद क्या होता है कि रीएक्टिवेट होता है बाय इंड्यूसर सनलाइट, ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हुआ है, सनलाइट या फीवर या स्ट्रेस, ऐसी की कोई कंडीशन आई है या इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट आई है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये लेटेंट हुआ जो वायरस है ये दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा और रीएक्टिवेट हो जाएगा तो उसने क्या करना है, माइग्रेट करके नीचे आना
जाना है डाउन द न्यूरॉन्स, और उसके अलावा नीचे आके इसने लेयर्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर देनी है स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जख्म लेयर्स बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टिपिकल स्किन लेयर जो इसमें होती है उसको हम कहते हैं वेजाइकल। वेजाइकल बनता है इसके अंदर टिपिकली आपके स्किन के ऊपर, लेबिया के ऊपर, ये लिप्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं जंजवाइटस आपके जो है ना गम्स, उनके ऊपर भी होता है। तो ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, वेजाइकल्स बनते हैं। वेजाइकल्स होते हैं वो फिल हुए होते हैं वायरसेस से, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि जो वेजाइकल बनता है ना उसकी बेस के ऊपर मोनोन्यूक्लियर जॉइंट सेल होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर जॉइंट सेल होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और वो जॉइंट सेल सारे ना वो बहुत सारे मैक्रोफेजेस वगैरह से मिलके बने होते हैं, तो वो इसकी बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, वायरस से आता है ना तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसको इंगल्फ करने की कोशिश करती है, और वही जब इंगल्फ करने की कोशिश करती है तो वो मर नहीं पाता, तो ये आपस में ही जो मैक्रोफेज है ना पहले एपिथेलॉइड सेल्स बनाते हैं, वो एपिथेलॉइड सेल आपस में फ्यूज़ होकर ना बड़े बड़े जॉइंट सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं। आपने ग्रैनुलोमा में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें जॉइंट सेल बेस पे होते हैं और जो वो कैविटी होती है वो फिल हुई होती है वायरसेस से। उसके बाद इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसमें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी इसमें इनकम्प्लीट है अभी तक। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस, बच्चों में ये बेसिकली करवाता है जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस, और इसमें सिम्टम्स क्या क्या आती हैं, मुंह के अंदर लीजन्स होंगे ना, ऑब्वियसली जिंजाइवा की बात हो रही है तो मुंह के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। उसमें वेजाइकल्स मुंह के अंदर छाले बनने शुरू हो जाएंगे और वो 2-3 हफ्ते में जाके वो हील कर जाएंगे, और उसके अलावा फीवर हो सकता है, इसमें इरिटेबिलिटी हो सकती है, इस तरह की कंडीशन होती हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है हर्पीस लेबियालिस। लेबियालिस आपको नाम से पता चला है, लेबिया मतलब लिप्स हैं, और उसके अलावा जंक्शन होगा आपके लिप्स और नोज़ के दरमियान का जंक्शन होता है, वहाँ पे आपके जो है ना वेजाइकल बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा तीसरी चीज़ केराटोकंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस से आपको पता चल रहा है आई का अल्सर है ये, ठीक है। मुंह फेस इन्वॉल्व है ना, कॉर्नियल अल्सर्स होंगे, और इसमें क्या होगा, कंजक्टाइवल एपिथेलियम के ऊपर लीजन्स होंगी, उसके अलावा इसकी वजह से स्कारिंग और ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज़ आती है हमारे पास इसमें एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस में क्या होता है कि आपकी जो दिमाग की बात होगी ना, यहाँ पे एनसेफेलाइटिस की बात करें तो टेम्पोरल लोब है ना आपके दिमाग का, ठीक है, उसमें क्या होती है, उसमें नेक्रोटिक किस्म की लीजन्स बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब जब वो होंगी तो ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, शीजस बंदे को झटके लगने शुरू हो जाएंगे, मेंटल स्टेटस उसका चेंज हो जाएगा, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, इस तरह की कंडीशंस होंगी, ठीक है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, सीजर्स होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद ये कि जब हमें पता कैसे चलेगा इस बंदे को एन्सेफेलाइटिस हो गया, तो हम उसको बंदे का MRI कराएंगे। उसको जब सिम्टम्स आ रही है ना उसको MRI कराएंगे। MRI में क्या होगा कि वो लीजन्स होंगी वो रिवील होंगी, तो तब हमें पता चलेगा। और इसके अंदर जो एन्सेफेलाइटिस होता है उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी हाई हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हर्पेटिक विटलो। विटलो से आपने याद रखना है कि आपके हाथों और हाथ और जो उंगलियां है ना उनकी स्किन इन्वॉल्व होती है, उसके ऊपर ना पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, पस्ट्यूल्स फिल वेसिकल्स से बन जाते हैं, वो वाले उनको हम कहते हैं हर्पेटिक विटलो, ठीक है। उसके बाद हर्पेटिक ग्लैडिएटोरम। ग्लैडिएटोरम आपने याद रखना है हेड नेक ट्रंक आता है इसमें, ठीक है। इसमें वेसिकुलर लीजन्स आपकी हेड पे, नेक पे और ट्रंक पे, इन रीजन्स पे बनती हैं वेसिकुलर लीजन्स, और क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट जो है ना वो उसमें फैलती हैं, और यूजली जैसे रेसलर्स वगैरह उनमें क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट होता है तो उनमें स्प्रेड का ज़्यादा खर्चा होता है। उसके बाद एक्जिमा हर्पेटिकम। एक्जिमा हर्पेटिकम में एक्जिमा से आपने याद रखना है, एक्जिमा स्किन के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं। बात स्किन विद एक्टोपिक डर्माटाइटिस, ठीक है। एक उस पोर्शन के ऊपर जो है ना मज़ीद फर्दर सुपर इन्फेक्शन समझ लें जिसमें पहले से एक्टोपिक डर्माटाइटिस थी, ठीक है, और उसमें इन्फेक्शन करा रहा है। उसके बाद डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन ही करा सकता है, इसोफेगस तक जा सकता है तो इसोफेगाइटिस करा सकता है, लंग तक जाएगा तो निमोनिया करा देगा, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन इन्वॉल्व कर रहा है। अच्छा, इसकी हमने सिम्टम्स सारी पढ़ ली, लैब डायग्नोसिस हम इकट्ठी पढ़ेंगे। तो अब हम बात करें हर्पिस टाइप 2 की, ठीक है। हर्पिस टाइप 2 जो है ना इसमें क्या है कि इसने बेसिक जेनिटल्स को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा। इसमें हर्पिस जेनिटालिस, एन्सेफेलाइटिस नियोनेटल और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। अच्छा, जेनिटालिस तो वो जो है ना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा। एन्सेफेलाइटिस कैसे होगा बच्चों में, क्योंकि एक फीमेल है उसको अगर ये वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है तो उसकी जब वो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होगी तो तब वो ट्रांसमिट हो सकता है बच्चे में, ठीक है। उसके अलावा मेनिंजाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, मेनिंजेस का भी जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और इसका लाइफ साइकिल सेम होगा जैसे आपके 1 का पढ़ाया मैंने
लेकिन इसने लेटेंट कहाँ पे होना है, उसने ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में लेटेंट हुआ था, इसने सेक्रल गैंग्लिया में लेटेंट होना है। बस ये बात डिफरेंस है, याद रखना है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या होता है कि जेनिटल हर्पीज़ आती है सबसे पहले, ठीक है। जो जेनिटल एरिया होता है ना उसके ऊपर पेनफुल वेसिकुलर लीजन्स बननी शुरू हो जाती है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। और उसके अलावा फीवर होता है इसमें, और इंग्वाइनल एडिनोपैथी हो जाती है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन ये दो होते हैं। उसके बाद ये कि मैनी एसिम्प्टोमेटिक नियोनेटल हर्पीज़ मेनली जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो इसमें डिजीज़ आती है वो आती है नियोनेटल हर्पीज़। नियोनेटल हर्पीज़ में क्या होता है कि ये जो है ना किसी बच्चे का वेसिकुलर लेजन से कांटेक्ट हुआ है बाया बर्थ कैनाल से ना, और ये वेरी करता है स्वेयर डिजीज़ के फ्रॉम स्वेयर डिजीज़ टू माइल्डर लोकल लेजन्स, ठीक है। मे बी वो अब बच्चे को किस तरह अफेक्ट करता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। बच्चे में एंसेफेलाइटिस भी करा सकता है, आई माउथ स्किन के लेजन्स भी करवा सकता है, और मे बी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी। उसके बाद एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वो माइल्ड होता है और सेल्फ लिमिटेड होता है। और ये एरिथीमा मल्टीफॉर्म, ये बच्चों ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, एरिथीमा मल्टीफॉर्म। इसमें ना दोनों आपके सिम्प्लेक्स 1 भी और 2 भी दोनों इसको कॉज करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रैश बनता है, ठीक है। रैश का जो सेंट्रल एरिया होता है ना वो रेड होता है, और उसकी बिल्कुल साइड पे ना एक सराउंडेड एरिया आता है, एक रिंग आता है नॉर्मल स्किन का। उसके बाद फिर उसके बाहर एक ना रेड रिंग होता है। अब ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे करके होता है, ये सेंट्रल एरिया ये रेड है, ठीक है। उसके बाद एक एरिया आएगा जो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है, वो नॉर्मल स्किन होगी। उसके बाद बाहर एक और रिंग आता है जो कि रेड कलर का होगा। इस तरह का ये रीजन होता है, चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं बुल आई लेजन, ठीक है। ये आपको लग रहा है ना बुल आई की शेप, ठीक है। साइड ये नॉर्मल स्किन आ गई, ठीक है, ये नॉर्मल स्किन है, ये बाहर वाला रिंग ये अंदर वाला, ठीक है। तो ये एक बुल आई के पेन स्थिति, इसको हम कहते हैं बुल आई लेजन, एरिथीमा मेलिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये वाले लेजन जो मोस्टली होते हैं ना वो ट्रंक, हैंड, फीट इन जगहों पे होते हैं, और इसमें सल्फोनामाइड्स हम देते हैं जो कि जो है ना सल्फोनामाइड मोस्टली कॉज भी करवा सकते हैं, उन हर्पीज सिम्प्लेक्स भी करवा सकते हैं ना। उसके अलावा सल्फोनामाइड्स का भी साइड इफेक्ट हो सकता है एरिथीमा मल्टीफॉर्म। उसके बाद एक और डिजीज़ है हमारे पास, उसको हम कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें एरिथीमा मल्टीफॉर्म जो है ना वो मेजर हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है, उसकी फॉर्म है आगे से स्टेज समझ लो, फर्दर प्रोग्रेशन है। इसमें क्या होता है कि इसमें फीवर हो जाता है, ठीक है, और इरोसिव लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, एक्सटेंसिव डिस्क्वेमेटिक स्किन लेयर जहाँ पे वो लेयर बनेगी तो वहाँ पे डिस्क्वेमेशन हो जाएगी। उसके बाद ये और भी किस वजह से हो सकता है, माइकोप्लाज्मा नमूनी के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हमारे इसकी लैब डायग्नोसिस पे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।